Hello, dear aspirants. I, Himani Joshi, your educator, welcomes you all to the Arpita Sharma classes. In this class, we are going to cover up modern Indian history through a crash course. Well, before starting ahead, here are a few announcements to be made. Unacademy Plus में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं with the code 75% off for 24 months and use the code SharmaYT10 to avail 10% extra off. Don't forget to subscribe Arpita Sharma YouTube channel for daily Hindu news analysis, polity classes, prelim strategy preparation and lots more. Join Telegram channel Simplifying UPSC with Ease to get PDF of all the classes being updated on YouTube. Till now, we have covered up chapter number 6 till chapter number 6, that is Revolt of 1857. आज हम पढ़ेंगे Administrative Changes after 1858. Before starting ahead, I would like to apologize कि since last 2 days I was not able to conduct classes because of heavy rainfall in my region, due to which there were power cuts. Luckily, I was able to find some time today to record today's session. So let's get started with it. Administrative changes after 1858. अब इसमें हुआ क्या था, ध्यान से देखिए। पहले तो इसमें हम 3 एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, 1858, 1861 और 1862। ठीक है। 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने कुछ चेंजेस लाए थे इसमें, जिसके तहत इंडियंस को कुछ प्रायोरिटी मिली थी, चाहे वो उनकी एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना हो सिविल सर्विसेज की, या फिर उन्हें एग्जीक्यूटिव ग्रुप मेंबर का हिस्सा भी क्यों ना बनाया हो। तो ये एक्ट में हम सब पढ़ेंगे। अब 1857 तक क्या था, पावर जो था वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ ही था। 1858 में सबसे पहला जो चेंज आया वो ये था कि ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर हटा के क्राउन को दिया, यानी कि पूरा का पूरा नया सिस्टम यहाँ से बनना शुरू हुआ। ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश कैबिनेट है उनको सेक्रेटरी बनाया गया इंडियन का, ताकि वो अपने पावर्स पूरे के पूरे अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाए। और ये जो भी उनके पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बिहाफ ऑफ क्राउन पे सब पूरी कर रहे थे। जो गवर्नर जनरल है इंडिया का, उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पावर बताया गया और वो अपने डिसीजंस भी बना सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए था कि उनका डिसीजन कई बार ओवरराइड यानी कि ओवर रूल्ड भी किया जा सकता था। तो ये 1858 के कुछ चेंजेस थे। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर किसके हाथ में गया, क्राउन के पास। ब्रिटिश कैबिनेट को सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट बनाया गया, जबकि गवर्नर जनरल फॉर इंडिया उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया। नेक्स्ट कम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके तहत क्या था कि गवर्नर जनरल के जो लेजिस्लेटिव पर्पसेस थे उसको इंक्रीज किया गया और ब्रॉडन एस्पेक्ट देखा गया हर एक प्रिंसली स्टेट में, लोकल बॉडीज में, हर जगह। फिर 6 से 12 मेंबर थे जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बने, जिसमें से आधे इंग्लिश होंगे एंड आधे इंडियंस होंगे। लेजिस्लेटिव बॉडी जो थी वो एक एडवाइजरी बॉडी थी। सी आपको दो बॉडीज के बीच में डिफरेंस आई प्रिज्यूम आपको पता ही होगा, एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, बेसिकली एडवाइजरी बॉडी ये होती है जो सिर्फ आपको सजेशन दे सकती है ये चीजें होनी चाहिए, जबकि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो पूरा का पूरा डिसीजन एग्जीक्यूट यानी कि इम्प्लीमेंट करती है। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसका काम एक एडवाइजरी बॉडी की तरह ही रह गया था 1861 के तहत। दूसरा आता है 1892। अब इसमें क्या हुआ था, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन कौन से ईयर में शुरू किए थे, तो उसका आंसर होगा 1892। कैसे? इसमें क्या हुआ था कि पहली बार इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। इलेक्शंस किसके लिए इंट्रोड्यूस हुए थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए, and this was completely indirectly mode of election. बजट इसमें डिस्कस भी किया जा सकता था
और अगर बजट किसी को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है तो वो क्वेश्चंस भी रेज कर सकते थे। इंडिया को 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस में, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। इनके पास ज्यादा पावर्स थी। फिर ब्रिटिश ने क्या किया, इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, बट उसमें मोस्टली यूरोपियंस थे। सिविल सर्विसेज की एग्जाम शुरू की, उसकी पहली एज रखी थी 23, उसे रिड्यूस करके 19 एज रख दी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के फादर कौन थे, किसने इंडिया में सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन का ट्रेंड शुरू किया था। प्रिंसली स्टेट जो है, अब उनको सपोर्ट किया गया था, ठीक है, 1857 रिवोल्ट के बाद उनके जो राइट थे कि वो एडॉप्ट कर सकते हैं, एडॉप्ट ले सकते हैं, उसे रिस्पेक्ट किया गया और उनकी जो टेरिटरीज थी उसको अच्छे से यूनिटी में बरकरार रखा और उनको एनेक्सेशन से फ्री कर दिया गया था इन नियर फ्यूचर। तो ये जो भी चेंजेस थे 1892 के तहत, वो कहीं ना कहीं इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स दोनों के फेवर्स में आ रहे थे। अब यहाँ से हमारा लेक्चर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस क्या क्या थे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कौन कौन सी उन्होंने अपनाई थी। आपको मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से अब तक जो हमने पढ़ा था दैट वाज रिगार्डिंग प्रीलिम बेस्ड एस्पेक्ट, ओके। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना उसमें मेन से रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज adopted by Britishers to bring certain changes that you have to study। पर अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इन्होंने कंट्रोल कैसे किया, क्या क्या अपने ट्रिक्स एंड टैक्स के थ्रू इन्होंने इंडियन पे अपनी सुप्रीमेसी और ज्यादा एस्टैब्लिश की। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसके तहत क्या था आपको पहले ही बता दिया कि बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, 3 में ये डिवाइड हो चुका है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस। इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंसीज। अब प्रेसिडेंसीज को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितने मेंबर की है, 3 मेंबर की, और ये 3 मेंबर किसके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, क्राउन के द्वारा, ठीक है। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनके पास एक बहुत ही अच्छी ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब एक फ्रीडम। आपने सुना होगा ना ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी जो खुद के रूल्स खुद बनाती है, वैसे ही ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इन्होंने ऑटोनॉमी बहुत एंजॉय करी थी 1833 तक, जब तक इनके पास लॉ पावर था कि ये लॉ पास कर सकते हैं। इसके बाद ये कंट्रोल जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रिक्टली सेंट्रल कंट्रोल यानी कि क्राउन के हाथ में गया। जो फर्स्ट स्टेप था सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस को सेपरेट करना, वो 1870 में लिया गया बाय लॉर्ड मायो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज की डेट में जो सेंट्रल बजट एंड स्टेट बजट डिफरेंस है वो यहाँ से कंसेप्ट उठाया गया है, जो कि पहले 1870 में इम्प्लीमेंटेड किया गया था बाय लॉर्ड मायो। उसके बाद आती है लोकल बॉडीज। अब जो फिनेंशियल डिफिकल्टीज थी इसके कारण क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन को। कैसे, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा प्रमोट किया थ्रू म्युनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मतलब अलग अलग लोकल गवर्नमेंट को उन्होंने डिवाइड कर दिया, कहीं म्युनिसिपैलिटीज बन गई, कहीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बन गए। उसके बाद लोकल बॉडीज पहले 1864 एंड 1868 के बीच में बनती थी, 4 साल के गैप में। बट उसमें क्या होता था, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे हर एक लोकल बॉडीज के, और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स को कौन रूल करता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम। एक और स्टेप फॉरवर्ड लिया गया 1882 में बाय लॉर्ड रिपन गवर्नमेंट, जिसके तहत क्या हुआ था, प्रेसिडेंसी सिटीज जैसे कि कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे के अलावा लोकल बॉडीज जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट की तरह ही सर्व करेंगे, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे ये जो 3 रूल आ रहे थे कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे के, कि इन पे प्रेसिडेंसी कंट्रोल होगा, पावर एग्जीक्यूशन इनके हाथ में है, बस पूरे इंडिया में ये 3 सिटीज पे ही कंट्रोल था। बाकी सारे के सारे स्टेट्स वो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह बिहेव कर रहे थे, wherein they are supposed to rule by themselves only। अब बारी आती है इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की। फर्स्ट पॉलिसी वाज डिवाइड एंड रूल। अब इसके तहत क्या था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के कई हिस्से को कॉन्कर किया था बाय यूजिंग दिस पॉलिसी।
1858 के बाद से ही दे स्टार्टेड टू फॉलो दिस पॉलिसी। कैसे? वो प्रिंसेस को टर्न करते थे पीपल के अगेंस्ट, यानी कि लोगों को भड़काते थे कि आपके जो प्रिंस है वो अच्छे से रूल नहीं कर रहे हैं। एक प्रोविंस को दूसरे प्रोविंस के खिलाफ खड़ा करते थे। कास्ट सिस्टम को उन्होंने यूटिलाइज किया, ग्रुप अगेंस्ट ग्रुप बना, और उसके बाद हिंदू एंड मुस्लिम की जो यूनिटी थी वो उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की। इसके तहत रिवोल्ट के बाद उन्होंने मुस्लिम को पूरी तरीके से दबा दिया, उनके लैंड को सील कर दिया, प्रॉपर्टी को सील कर दिया, और हिंदूज को उनका फेवरेट बना दिया। ये इनकी बहुत ही विटी माइंडेड मूव था ब्रिटिशर्स का। 1870 के बाद ये पॉलिसी रिवर्स की गई। कैसे रिवर्स की गई? कि अपर क्लास एंड मिडिल क्लास मुस्लिम्स के अगेंस्ट इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू किया। गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें यूज करी एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज का भी इनिशिएट किया ताकि एक रिलीजियस लाइन स्प्लिट आउट हो अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। So that's how they played the role and divided. That's how they established their rule with this policy. Hostility of educated Indians. अब इसके तहत क्या हुआ था? उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन का इनिशिएशन किया इन द ईयर 1833। इसके कारण ऑफिशियल्स जो थे वो एकदम हायर एजुकेशन की ओर डाइवर्टेड हो गए थे, कि जिसमें इंडियंस को एजुकेट करना बहुत जरूरी हो गया था। इंडियंस ऑल्सो फील दैट देयर इज अ नीड ऑफ एन एजुकेशन। ठीक है, फिर इंडियंस ने धीरे धीरे नेशनलिस्ट मूवमेंट की ओर वो डाइवर्ट होने लगे, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई इन द ईयर 1885। ब्रिटिशर्स जो थे ये इसमें जो इंडियंस थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसके अगेंस्ट वो टर्न हो गए, जिसके कारण मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज का यहाँ पे स्टॉप हो गया। एंड देन it started in again national fights and national revolution for this. Attitude towards जमींदार। ब्रिटिशर्स जो थे, जो उनका पहले जमींदार की तरफ रूड एटीट्यूड था वो कंप्लीटली अब चेंज हो गया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? जमींदार एंड लैंडलॉर्ड्स, उनका जो ट्रेडिशनल एंड नेचुरल लीडर था ऑफ इंडियन पीपल उसे बरकरार रखा। जमींदार एंड लैंडलॉर्ड को ये चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगी, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट मिल रहा था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का सब चांस मिल रहा था। उन्होंने उनकी पोजीशन को रिकॉग्नाइज किया, और इन रिटर्न उन्होंने बहुत ही क्लोज रिलेशन बनाया ब्रिटिश रूल के साथ, एंड उनके एक फर्म सपोर्टर्स बन गए जमींदार एंड लैंडलॉर्ड्स। सोशल रिफॉर्म्स। अब आपको याद होगा कि 1857 में हमने पढ़ा था एबॉलिशन ऑफ सती, विडो, रीमैरिज एक्ट। ये जो सारे कॉज थे वो कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए आज की डेट में बहुत बेनिफिशियल प्रूफ हुए थे। सो ब्रिटिशर्स दे टुक द एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिसी एंड व्हाट दे डिड, ये पॉलिसी के तहत उन्होंने एक अलायंस बनाई कंजर्वेटिव क्लासेस के साथ। ठीक है, उन्होंने अपनी जो प्रीवियस पॉलिसी थी उसे स्टॉप किया, और उन्होंने ये सोचा कि उनकी जो मेजर्स थे एबॉलिशन ऑफ कस्टम ऑफ सती एंड विडो रीमैरिज, उसमें कुछ ना कुछ एक रिफॉर्म आया था व्हिच वाज द मेजर कॉज फॉर 1857 रिवोल्ट। काफी ज्यादा स्टेप्स लिए गए थे कि ब्रिटिशर्स एक सर्विस प्रोवाइड करे अर्बन एरिया में, जो कि बेसिकली बहुत ही ज्यादा अनडेवलप्ड थी। Labor legislation. Now those who are preparing for APFO, here comes one important question here from this, कि जो पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट था वो पास किया गया था, जो बेसिकली चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम से डील कर रहा था। ठीक है, सेकेंड इंडियन फैक्ट्री एक्ट वो पास हुआ था 1891 में। इसमें क्या था कि वीकली हॉलीडेज की जाएगी सारे वर्कर्स को। अब ये दोनों एक्ट, फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट एंड सेकेंड इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ये जो ब्रिटिशर्स की खुद की फैक्ट्री सिटी एंड कॉफी प्लांटेशंस की उसमें एप्लीकेबल नहीं होते थे। इन दो को छोड़ के वो हर जगह पे एप्लीकेबल हो रहे थे। प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि एक टाइम के बाद 1857 रिवोल्ट के बाद प्रेस जो था वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रहा था एक कॉमन मैन की लाइफ में।
तो ब्रिटिशर्स को लगा कि यहाँ तक आने के बाद हमें एक चीज पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, वो है प्रेस। उन्होंने प्रेस पे रेस्ट्रिक्शंस लाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने इससे मॉडर्न प्रेस का भी इनिशिएशन किया था, जैसे कि एन इंडियन प्रेस वाज फ्रीड ऑफ रिस्ट्रिक्शन बाय चार्ल्स मेटकैफे इन 1835, जिसके तहत whosoever want to publish their news और या खुद की जर्नल स्टार्ट करनी है, they were allowed to do so। लेकिन नेशनलिस्ट जो थे वो प्रेस को किस तरीके से यूज करने लगे, एक जागरूकता लाने लगे अमंग द पीपल, और जो इनकी पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की उसको क्रिटिसाइज करने लगे। इसके कारण क्या हुआ, जो ऑफिशियल्स थे वो इंडियन प्रेस के अगेंस्ट टर्न अप हुए और उन्होंने सोचा कि इनको जो फ्रीडम दी है, नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप दिस फ्रीडम, और इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास किया था इन द ईयर 1878। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट आफ्टर 1905 जब शुरू हुआ, ये सारे लॉज जो थे वो रिप्रेस हुए इन द ईयर 1908 एंड 1910। Now this chapter is confined only to remembering years. That's it. आपको ये याद रखना है 1892 में क्या हुआ था, 1861 में क्या हुआ था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था। नेक्स्ट कम रेशियल एंटागोनिज्म। अब ना ब्रिटिशर्स जो थे वो हमेशा से इस बिलीफ में थे दैट दे आर सपोज टू मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम इंडियन एंड देन दे कैन प्रूव देयर अथॉरिटी ओवर देम, और वो जिससे उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि वो रेलवे कंपार्टमेंट्स में हो, वेटिंग रूम में हो, पार्क, होटल्स, स्विमिंग पूल, क्लब, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं यूरोपियंस के लिए लिमिटेड थी, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसमें बहुत क्लियरली आइडेंटिफाइबल हो रहा था। दिस proved to be a humiliation or an insult for Indians. So with this, we come to an end of our today's class. I hope so you enjoyed this class. Do let me know any certain feedback and suggestions that are to be improved from my side. So it's me Himani Joshi signing off. See you in the next class. Thank you.